खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। हालात हाजरा के साथ हाजिर हूं मैं खालिद रजा खान। मोदी हुकूमत के 6 महीने पूरे हो चुके हैं। इन 6 महीनों में मोदी सरकार ने क्या किया? महंगाई, बेरोजगारी, इक्तिसादी पॉलिसी, काले धन से लेकर खारजा पॉलिसी के मोर्चे पर कितनी कामयाब रही मोदी सरकार? अवाम से किए वादे कितने हुए पूरे? अकलियतों को मोदी हुकूमत से क्या मिला? बहुत सारे ऐसे ही सवालात हैं। इन मौजूआत पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राज्यसभा के एमपी रहे मोहम्मद अदीब साहब, आपका खैर मकदम है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी से वाबस्ता माहिर माशियात इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर मुनीर आलम साहब, आपका भी खैर मकदम है आलमी समय स्टूडियो में। और हमारे साथ फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं बीजेपी लीडर रामेश्वर चौरसिया और अलीगढ़ से दरमियान में फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल होंगे एएमयू के डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में एसोसिएट प्रोफेसर और आलमी उमूर यानी इंटरनेशनल अफेयर्स के माहिर डॉक्टर मोहिबुल हक साहब भी। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा। मरकज में मोदी सरकार के 6 महीने पूरे हो गए हैं। 26 मई को हलफबरदारी के बाद से अब तक 6 महीने में कामकाज से लेकर मकबूलियत के मामले में वो अपने साबिक वज़ीर आज़म से आगे नजर आ रहे हैं। इसकी वजह है बड़े और कड़े फैसलों के साथ सरकार के कामकाज के तौर तरीका और लोगों से जुड़ने की उनकी खूबी। मोदी हुकूमत ने गुज़श्ता 6 माह में जो बड़े काम किए हैं, जो कहा जा रहा है, उनमें जनधन मंसूबा, सांसद ग्राम मंसूबा, स्वच्छ भारत मिशन, मेक इन इंडिया प्रोग्राम और गैर मुल्की मेहमानों और गैर मुकीम हिंदुस्तानियों के लिए वीजा पॉलिसी में तब्दीली जैसे बड़े फैसले शामिल हैं। लेकिन मोदी हुकूमत महंगाई, बेरोजगारी, काला धन जैसे अहम मुद्दे पर नाकाम दिखती है। मोदी हुकूमत के 6 महीने पूरे होने पर कांग्रेस लीडर राजीव शुक्ला ने कहा कि उन्होंने अपने इंतखाबी वादे पूरे नहीं किए हैं। जो वादे चुनावी स्तर पे किए गए थे वो वादे नहीं पूरे हो पाए, चाहे महंगाई को मुतल्लिक हो, चाहे वो ये जो है ये काला धन को लेके हो, चाहे ये दाऊद इब्राहिम को लाने को लेके हो, चाहे ये सब्जियों खाने पीने चीजों के दामों को लेके हो, चाहे जो है ये रुपए के अवमूल्यन के बारे में हो, तो तमाम वादे, चाहे 24 घंटे बिजली सप्लाई के बारे में हो, वो वादे नहीं पूरे हो पाए। वहीं बीजेपी ने मोदी हुकूमत का दिफा किया है। मरकजी वजीर वेंकैया नायडू ने कहा कि सरकार ने 6 महीने में अच्छा काम किया है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने क्या किया है इसका फैसला अवाम करेगी। जनता असेस करेंगे और जनता अपना रिस्पांस देंगे। अभी चुनाव हो रहे कश्मीर में, चुनाव हो रहे झारखंड में, आगे चुनाव होगा दिल्ली में, जनता का रिएक्शन क्या है उसमें मालूम होगा। मगर जहां तक हमारा सरकार का सवाल है, हम 6 महीने में अच्छा काम किया, बहुत काम अच्छा किया, ऐसा हम लोग फील कर रहे हैं और जनता तय करेंगे। दोनों मेहमान स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं राज्यसभा के एमपी रहे मोहम्मद अदीब साहब और माहिर माशियात प्रोफेसर मुनीर आलम साहब। मोहम्मद अदीब साहब, क्या लगता है आपको इन 6 महीनों में, आप हाउस में रहे हैं, आपने देखा है इन 6 महीनों में, क्या आपको लगता है क्या मोदी हुकूमत किसी फ्रंट पर कामयाब रही है और किसी फ्रंट पर कामयाब रही तो कितनी कामयाब रही? लेकिन जाहिरी तौर पर महंगाई की बात करें, जो आम आवाम उससे परेशान है, काले धन वापस लाने के मामले में बात करें तो यहां पर तो नाकाम नजर आती है। देखिए, जिस वक्त मोदी साहब जीते थे उस वक्त भी मैंने पार्लियामेंट में यही कहा था, एक मुझे खौफ था कि कहीं डिक्टेटरशिप दबे पांव जी जमहूरियत की शक्ल में आ गई है। मुझे 6 महीने में इस बात का एहसास अब यकीन हो गया, जो खदशा मुझको 6 महीने पहले हुआ था, इसलिए कि तारीख इसकी गवाह है। हिटलर भी इलेक्शन जीत के आया था, बंदूक जीत से नहीं आया था। जी। इन 6 महीनों में बीजेपी के लोगों से अगर आप पूछिए जी और उनकी बेकसी और बेबसी का आलम देखिए, चाहे वो सुषमा स्वराज हो, चाहे अडवाणी हो, या जो भी उनके लीडर हैं, वन मैन शो एक शख्स ने किया और जिसने बड़े अच्छे ख्वाब और सपने दिखाए थे। बदनसीबी यह है कि हर पॉलिटिकल पार्टी कुछ तो कुछ करती है, कुछ नहीं करती है। मेरी जो फिक्र है, जो मुझे फिक्र लगी हुई है जी कि मुल्क में अब आइडियोलॉजी खत्म हो रही है, मार्केटिंग कैसे की जाए।
जी। अब हर चीज की तिजारत हो रही है और हर चीज ऐसे बेची जा रही है कि बस आप सब कुछ आ जाएगा। अगर आप हकीकत देखिए, आज पूरे दिन पार्लियामेंट में दोनों सेशंस में ये बहस हुई कि भाई काले धन का क्या हुआ। जी जी। जहां एग्जैक्ट फिगर दे दी गई थी, जिसके ऊपर जो इनके मेन प्रचारक थे बाबा रामदेव साहब, वो तो 3,86,000 करोड़ बता रहे थे। जी जी। अब इन्होंने कहा कि 86,000 करोड़ रुपया बाहर है या 86 लाख बाहर है, अल्लाह जाने कितना। और वही शख्स 5 महीने के बाद बेशर्मी के साथ कहता है, प्राइम मिनिस्टर वो, जी, कि भाई मुझे भी नहीं मालूम और आपको भी मालूम। लेकिन ये इतना बड़ा मुद्दा था कि उसको पावर मिल गई। जी जी। तो मैं समझता हूं कि जितनी तेजी से ये आए हैं, मुझे वो दौर इंदिरा गांधी का याद आता है। सन 71 में इंदिरा गांधी इस मुल्क की दुर्गा बन गई थी। जी जी। और सन 75 में वो खुद इलेक्शन हार गई। मुझे ये लग रहा है कि जिस तेजी से ये ऊपर गए थे, जी जी, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई ना, एक नए ख्वाब दिखा दिए। जी। नौजवान पूछ रहा मुझे एम्प्लॉयमेंट दे दो, नौजवान कह रहा भाई काला धन जी। कहाँ है? आपके मुताबिक किसी फ्रंट पर वो कामयाब नजर नहीं आता? हाँ, एक फ्रंट पर, कि वो फ्रंट उनका यह है कि उन्होंने अपने प्रोजेक्शन को जी जी जरूर बहुत आगे किया और वो हिंदुस्तान में एक बड़े लीडर की शक्ल में पैदा हो गए हैं। आज उनका कद पॉलिटिकली बहुत ऊंचा हो गया है। लेकिन वैसे अदरवाइज मैं समझता हूं कोई फ्रंट ऐसा नहीं है जहां वो कुछ क्लेम कर सके कि हमने ये कर दिया। जी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है माहिर माशियात प्रोफेसर मुनीर आलम साहब। प्रोफेसर मुनीर आलम साहब, आपको क्या लगता है महंगाई, कालाधन वगैरह जो इश्यूज हैं जिन पर सरकार ने पहले वादा किया था, यानी जो पार्टी बरसर इख्तिदार है उसने वादा किया था इलेक्शन के पहले, वो वादा पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। आप कैसे देखते हैं अपनी नजर से इन इश्यूज को, जो महंगाई, इकोनॉमी से जुड़ी हुई इश्यूज हैं? देखिए, असल में ये बात कुछ समझ में नहीं आती है। हम लोग शायद हिंदुस्तान के लोग जो हैं चीजों पे यकीन बहुत जल्दी करते हैं। जी जी। और इस चीज को बगैर समझे हुए कि कॉम्प्लेक्सिटीज किस तरह की हैं। देखिए, काले धन का मामला कोई आज का नहीं है। पिछले 25 सालों और 25 और 30 साल के बीच में कितनी स्टडीज हुई, कितने कमीशंस बने, कितने इस तरह के काम हुए। आज तक हम लोग ये नहीं समझ पाए कि भाई कितना इकोनॉमी का कितना परसेंट है काला, कोई कहता है 40% है, कोई कहता है 60% है। एक बात ये हुई। दूसरी बात ये हुई कि काला धन कोई ऐसी चीज नहीं है कि कहीं जमीन में ले आकर के आपने कोई खजाना दफन किया हुआ है, उसके वहां पे गए, आप उसको खोद करके ले आए। काला धन कितना गया और निकल करके कौन कौन से मुल्कों में पहुंचा, किन किन सेक्टर्स में खर्च किया गया, क्या क्या कि उसका इस्तेमाल हुआ, इसको जानना और इसको समझना। सो मेजर इशू जो है वो ये है कि काला धन कोई ऐसी चीज नहीं है कि स्विट्जरलैंड के बैंक्स में रखा हुआ है, आप गए वहां से निकाल। कौन सी ट्रीटीज है, किस तरह की चीज है। मैं ये समझता हूं कि ये बहरहाल एक पॉलिटिकल पार्टी होती है और वो लोगों को ख्वाब दिखाती है और वो ख्वाब दिखाया गया। जी जी। लेकिन बात यह है कि हम लोगों ने उस ख्वाब के ऊपर बहुत जोरों से यकीन किया। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है, इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं, बैंक्स के मामलात हैं। इतना आसान 100 दिन और 150 दिन ये सारी चीजें नहीं है। जी, इन 6 महीनों में इकोनॉमी को मजमूई तौर पर, अब रही बात, आपने इकोनॉमी की बात की। इकोनॉमी में देखिए 2 चीज हुई है। एक चीज तो ये है कि अब जो इकोनॉमी है वो मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी है। और मार्केट में एक खास बात ये होती है कि मार्केट जो है वो भी एक्सपेक्टेशंस पे चलती हैं, परसेप्शंस पे चलती हैं। कुछ लोगों में असल में है क्या कि भाई हम लोगों ने अब ये किया है कि बाहर से भी पैसा मंगवाने की कोशिश की है और हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं उनको भी इस बात की उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ऐसे कानून आएंगे जिसमें इन्वेस्टमेंट जो है बहुत आसान हो जाएगा। जी जी। नेचुरली एक्सपेक्टेशंस हाई हैं और एक्सपेक्टेशंस हाई हैं, मीडिया साथ में है, नौजवान तबका ये समझता है जो कि वाकई बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट। हिंदुस्तान में मसला सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट का नहीं है, हिंदुस्तान में मसला वेजेस का भी है। हिंदुस्तान में मसला, अब जिस तरह से देखिए लेबर लॉस चेंज किए जा रहे हैं, उससे नेचुरली जो लेबर है जिसके हाथ में किसी किस्म की ताकत होती थी, अपने को यूनियनाइज कर सकता था, निकालने के लिए उनको उनके रिट्रेचमेंट के लिए
ये सारी जिस तरह की चीजें थी वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। अच्छे के लिए बुरे के लिए मैं उसके अंदर भी नहीं जाना चाहता क्योंकि ये एक बड़ी बहस है, लेकिन यह है कि बहुत सारी चीजें वो खत्म हो रही हैं और उसका सिर्फ मकसद ये है कि इन्वेस्टमेंट आसान हो सके, इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपना पैसा लेकर के आ सके और वो कंफर्टेबल हो। सो ये एक ऐसी चीज है जो कि उसमें बड़ी जबरदस्त तब्दीली हो रही है। आने वाले वक्त में क्या होगा, लेबर राइट्स किस तरह से रहेंगे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन कहां ले जाएगा, ये सारे इश्यूज हैं जो कि जी। हमारे साथ इस बीच बीजेपी लीडर रामेश्वर चौरसिया साहब फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो गए। रामेश्वर चौरसिया साहब, 6 महीने गुजर गए, तमाम लोगों की ये राय है कि इन 6 महीनों में जो वादे किए गए थे, आपकी पार्टी ने हुकूमत में आने से पहले जो वादे किए थे उसमें से कोई भी वादा पूरा नहीं होता नजर आ रहा है। चाहे महंगाई की बात हो वो कंट्रोल नहीं हो पाया है, काला धन वापस आने की बात हो, जन धन योजना, कुछ योजनाएं जरूर शुरू हुई हैं लेकिन वो कामयाब होती नजर नहीं आ रही है। जन धन योजना अकाउंट्स खाली पड़े हैं, उसमें भी बहुत ज्यादा कुछ पेशरफ्त नजर नहीं आ रही है। कैसे आप देखते हैं, कहां कामयाबी, कब तक कामयाबी मिलेगी, ये एक सवाल है जो आवाम कर रही है। जी रामेश्वर चौरसिया साहब, जी रामेश्वर चौरसिया साहब से जैसे ही राब्ता होता है बात करेंगे। मोहम्मद अदीब साहब, क्योंकि जन धन योजना की बात करें, बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी जो स्कीमें हैं वो शुरू की गई, लेकिन वो स्कीमें कहीं ना कहीं से जमीनी सतह पर नजर नहीं आ रही हैं। इतनी हाइप के साथ शुरू किया गया जन धन योजना, अकाउंट्स खाली पड़े हैं, उसका यूज क्या है अभी तक समझ में नहीं आ रहा, आवाम के समझ से परे है। नहीं, देखिए अभी हमारे डॉक्टर साहब ने एक बात कही थी इकोनॉमी के बारे में। मैं आपको बताऊं कि किस्मत तो ये अच्छी थी कि जिस वक्त ये आए हैं उस वक्त पेट्रोल $120-125 पर बैरल बिक रहा था। जी। आज 10 साल से सबसे कम प्राइस पे आ गया। जी। कहा कि हमने लिंक कर दिया है उसको, और पेट्रोल के प्राइस ₹1.5-2 कम करके वैट की प्राइस बढ़ा दी है। तो पता कोई चीज कमी की बात नहीं आई। कहा कि एम्प्लॉयमेंट देंगे। अभी ऑस्ट्रेलिया में जाके अडानी साहब को ले गए, गवर्नमेंट ऑफ जो हिंदुस्तान के बैंक है उनसे कर पैसा दिला रहे हैं। वो गोरे वहां काम करेंगे, माइंस में हिंदुस्तान को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। जी। एक पर्टिकुलर सेक्शन है जिसको वो फीड कर रहे हैं। जी। और जहां तक अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि लेबर लॉस का मसला है, ये मुल्क 125 करोड़ लोगों का है। ये कोई 1-2 करोड़ की आबादी का मुल्क नहीं है कि आपने बाहर से सामान मंगाया और उसको बेच दिया। यहां तो 1,25,000 करोड़ को पेट चेक में दाना चाहिए, हाथ में काम चाहिए। इसीलिए जो सोशल सेक्टर था वहां तो बिल्कुल खामोशी लग रही है। कह ये रहे हैं कि भाई डिफेंस को भी 100% दे दो, इंश्योरेंस को भी 100% FDI दे दो। यानी एक तरीके का एक बिजनेसमैन के लिए एक लूट मच गई है। जी। और इसका अंजाम क्या होगा, क्योंकि अभी तो नौजवान की ये समझ में आ ही नहीं रहा है। अभी तो नौजवान ये समझ रहा है कि पिछले 10 या 15 साल में जो रिजीम्स थी उसने महंगाई बढ़ा दी, उसने भ्रष्टाचार किया और मीडिया ने उसको प्रोजेक्ट भी किया। अब कोई ये नहीं पूछ रहा कि 1,75,000 करोड़ रुपए का एक 2G स्कैम हुआ था। जी। वो 1,75,000 करोड़ है कहां? जी बिल्कुल, कौन खा गया? लेकिन एक परसेप्शन था, एक वो था। मैं समझता हूं बहुत जल्द, मैं पहले ये समझता था कि 5 साल इनकी हुकूमत स्मूथ रन करेगी, अगले 5 साल के लिए अच्छा इलेक्शन लड़ेंगे। जी। लेकिन मेरी ये समझ में आता है कि इनको 5 साल चलाना भी मुश्किल लगता है, मुझे लगता है ऐसा। जी। क्योंकि अब उन्होंने ये बातें शुरू कर दी हैं। अब उनकी तरफ से ये बयान आ रहा है कि भाई 800 साल के बाद हिंदू राज आ गया। जी। अब वो डाइवर्ट होना शुरू हुए। इस मुल्क में कभी मुस्लिम राज नहीं था, कभी क्रिश्चियन राज नहीं था। हाँ, मुगलों का रहा, फला का रहा, धमाका का रहा, लेकिन मुसलमान या क्रिश्चियन राज नहीं रहा। जी। अब उनके यहाँ ये ऐलान हुआ जिसमें इनके मंत्री महोदय सब गए और कहा भाई 800 साल के बाद। जी, यानी आपका ये कहना है कि जो कोर इश्यूज है उनके बजाय इन सब चीजें ये वापस वहीं जाएंगे। जी। ये हिंदू राष्ट्र पे जाएंगे, ये बाबरी मस्जिद पे जाएंगे, ये सब उन्हीं चीजों पे जाएंगे जो इनका बेस वोटर वोट बैंक था। जी। इनको जो फाजिल वोट मिला था वो एक नए कॉन्सेप्ट से मिला था। जी। कि भाई हम एक ऐसी हुकूमत बनाने जा रहे हैं जिसमें नौजवानों को सारी नौकरियां मिलेंगी, ब्लैक मनी वापस आएगा, इकोनॉमी बेहतर होगी। उस फ्रंट पे तो ये बज़ाहिर लग रहा है कि टोटल फ्लॉप है। जी। अल्टीमेटली ये अपने उसी बेसिक
उस पे जाएंगे एजेंडे पे जिसपे इस पार्टी की। यानी आपका ये कहना है कि आरएसएस और बीजेपी का जो एजेंडा है उसी पे वापस जाना पड़ेगा इनको, नहीं तो इनके पास सर्वाइवल नहीं है। जी प्रोफेसर मुनीर आलम साहब कि क्या उम्मीद की जाए, इकोनॉमी कब तक ट्रैक पर आ जाएगी, बेरोजगारी और इन तमाम चीजों के जो वादे किए गए थे कब तक वो पूरे होते नजर आएंगे? कि आपको क्या लगता है कि इकोनॉमिस्ट के तौर पे? देखिए, इकोनॉमी ट्रैक पे आ जाएगी का मामला ये है कि ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में हिंदुस्तान की इकोनॉमी की ग्रोथ रेट बढ़ेगी जी, और ये बहुत ही नेचुरल है। अगर आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा है, अगर बाहर के लोग पैसा लेके आ रहे हैं, अगर आप एफडीआई को आप वेलकम कर रहे हैं, तो नेचुरली बाहर से पैसा आएगा और इन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन एक बहुत मेजर इशू है वो ये कि क्या ये इन्वेस्टमेंट जो है वो कन्वर्ट होता है एम्प्लॉयमेंट में? ऐसा होता बाहर से जो इन्वेस्टमेंट के वादे किए गए हैं वो सब पूरे होते नजर आते हैं? जापान ने जो $35 बिलियन का वादा किया, क्या वो नहीं, देखिए वो उस फ्रंट पर कहीं ना कहीं से नहीं, वो देखिए वो एक बिल्कुल अलग चीज है। उस तरह से तो $100 बिलियन चाइना ने कहा कि साहब हम $100 बिलियन कर देंगे। 100 बिलियन नहीं होगा, लेकिन एक इसके बावजूद पैसा आएगा, और पैसा इसलिए आएगा जो कि आना बिल्कुल लाजमी है। उसकी वजह यह है कि जब आप फैसिलिटी देंगे आप उस तरह की, तो नेचुरली आजकल दुनिया में पैसे की कोई कमी नहीं है। इन्वेस्टर पैसा लेकर के उसके पास है, हिंदुस्तान के पास अच्छा मैन पावर भी है, टेक्नोलॉजी भी हिंदुस्तान का आदमी समझता है, लेबर भी उस तरह का है, वो सारी चीजें मौजूद हैं। अगर आपने ऐसे रूल्स और लेजिस्लेशन बना दिए जो कि मार्केट फ्रेंडली है, तो लोग आ जाएंगे। लेकिन मामला, मैं जो बात कहना चाह रहा हूं वो ये है कि क्या जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो कन्वर्ट होती है एम्प्लॉयमेंट में? आपने इससे पहले बहुत सुना होगा जॉबलेस ग्रोथ की बात। इकोनॉमी जितनी तेजी से 2008-9 में बढ़ी है, वो रेट ऑफ ग्रोथ हासिल करना अब हिंदुस्तान के लिए खासा मुश्किल काम है। और उस रेट ऑफ ग्रोथ पे जब हमारी एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन ये थी, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि शायद ग्रोथ रेट जरूर बढ़ेगी, जीडीपी ग्रोथ रेट जरूर बढ़ेगा, लेकिन उससे किस तरह का एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और किस तरह की इनइक्वालिटी आएगी, उन चीजों पर भी नजर रखने की जरूरत है। यानी जीडीपी बढ़ेगी जरूर, लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट में कितना कन्वर्ट होगी ये बड़ा सवाल है। ये गुफ्तगू हम जारी रखेंगे। हालात हादरा में वक्त हो गया एक ब्रेक का। मोहम्मद अदीब साहब और प्रोफेसर मुनीर आलम साहब स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं, और ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू करेंगे कि इन 6 महीनों में मोदी सरकार फॉरेन पॉलिसी के लेवल पर कितनी कामयाब रही, हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान रिश्ते कैसे रहे, कशीदगी क्यों आई जब इतनी गर्मजोशी से शुरुआत की गई थी रिश्तों की, इसके तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू में शामिल हो रहेंगे। अलीगढ़ से एएमयू के डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में एसोसिएट प्रोफेसर और आलमी उमूर यानी इंटरनेशनल अफेयर्स के माहिर डॉक्टर महबूल हक साहब भी फौरन हाजिर होते हैं। पंजे 30 दिमाग का हवाई जहाज है तेरा ना रॉकेट। हाँ रॉकेट। रॉकेट जी कहाँ? अम्मा खेत में आई है। जा रख ले। मुन्नी बीमार जो होने वाली है। बीमार? खुले में पखाना करेगी, उस पर मंडराएंगी मक्खियाँ, फिर वही मक्खियाँ तेरे बनाए खाने को आलूदा करेंगी और मुन्नी को बीमार। घर में बैतुल खला बनवा और इस्तेमाल कर। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम सफाई की तरफ। जहाँ सोच वहाँ। अंदर ही नहीं साहब, सिर्फ लंबा भाड़ा। अरे क्या कर रहा है? चुपचाप चल। अगर ऑटो वाले आम आदमी को तंग करना बंद नहीं करेंगे तो अगली बार उनको एक ऐसी जगह भेजेंगे जहां जाने के लिए वीजा भी लगता है और प्लेन की टिकट भी। ग्लोबल शहर, तो जानिए हर मुल्क की अहम खबर, हलचल पड़ोसी मुल्क की या 7 समंदर पार की। समय परिवर्तन है, समय संजीवनी है, समय मनुष्य है, वर्तमान है, भविष्य है, मासूम ममता की मीठी सी झपकी है। समय सभी का है, समय तुम्हारा है, हम समय, ये समय हमारा है, रहिए समय के साथ। बदलते हुए आलमी मंजरनामे और मुस्लिम दुनिया का मुकम्मल जायजा, मुल्क के सियासी उथल पुथल का गैर जानिबदाराना तज्जिया,
रियासतों की सियासी व समाजी सरगर्मियों पर बहस, अदब का निगार खाना, मजहब और माहौलियात पर मालूमाती मज़ामीन, हर हफ्ते नए मौज़ूआत और नए रंग के साथ मुस्बत ब्रेक के बाद आलमी समय में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम हालात हाज़रा। स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद है राज्यसभा के एमपी रहे मोहम्मद अदीब साहब और दिल्ली यूनिवर्सिटी से वाबस्ता इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर मुनीर आलम साहब, और हमारे साथ इस सेगमेंट में फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं बीजेपी लीडर मनोज मिश्रा साहब, और अलीगढ़ से फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल होंगे डॉक्टर मोहिबुल हक साहब, आलमी उमूर के माहिर। मोहम्मद अदीब साहब, आपको क्या लगता है इन 6 महीनों में फॉरेन पॉलिसी के लेवल पर कितनी कामयाबी मिली है? अमेरिका का दौरा हुआ, जापान का दौरा हुआ, पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ यहां आए और बहुत रिश्तों में गर्मजोशी नजर आई। मजमूई तौर पर फॉरेन पॉलिसी पर के फ्रंट पर आप कितना कामयाब मानते हैं? जहां तक फॉरेन पॉलिसी का सवाल है, मैं समझता हूं पूरा 180 डिग्रीज का टर्न है। जी जी, क्योंकि हर मुल्क की पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी एक होती है। हिंदुस्तान शुरू से थर्ड वर्ल्ड कंट्री का साथी रहा, बल्कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री का लीडर रहा। जी जी, आज वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री से उसका कोई ताल्लुक नहीं रहा। हिंदुस्तान हमेशा फिलिस्तीन के साथ रहा, आज की सरकार इसराइल के साथ। हिंदुस्तान हमेशा सोशलिस्ट मुल्कों के साथ रहा और अमेरिका से उसकी कभी नहीं बनी, आज वो अमेरिका का गुलाम बना। ये 6 साल में ये सब शक्लें पैदा हुई। अब जिस जगह अमेरिका गया है और जिस इकोनॉमी में उसने कब्जा किया है, उस मुल्क को उसने कोई तरक्की या कभी साथ दिया नहीं है, या उसकी पूरी तारीख है। इसलिए कि एक जमाने में वो ईरान को, शाह को का उनका सबसे खास उनका मोहरा हुआ करता था। जी जी, जब वहां इंकलाब आया तो शाह को मरने के लिए जगह भी नहीं दी, उन्हें निकाल भगाया। जी जी, ये पूरे उनका कैरेक्टर रहा है। मैं समझता हूं कि क्या कामयाबी मिली या नहीं मिली, ये तो मैं नहीं कह सकता, अभी वक्त कम है, जल्दी है जी। लेकिन ये जरूर है कि फॉरेन पॉलिसी हमारी मुकम्मल तौर पे, कभी हम इस्लामिक वर्ल्ड के लीडर हुआ करते थे, जी जी, अब हमको दिलचस्पी नेपाल से और भूटान से और म्यांमार से, इनसे ज्यादा है। जी जी, और इनसे हमने अपने रवाबित बढ़ाने की ज्यादा कोशिश की है। जी जी, लेकिन हमारी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा और हमारी रिसोर्सेज के लिए एक जो हमारा मिडिल ईस्ट या सेंट्रल एशिया था या वेस्ट एशिया था, वहां हमारी कोई तवज्जो इन 6 महीने में हमको नहीं दिखाई पड़ी। जी, हम ये समझते हैं कि सारी तवज्जो, यानी आपके मुताबिक बहुत कुछ हासिल फॉरेन पॉलिसी के लेवल पर नहीं किया जा सकता? पॉलिसी बदल ही गई, हासिल तो अभी पता ही नहीं है। जी जी, लेकिन जो 60 साल से एक डॉक्ट्राइन थी, कहा जाता था कि नेहरू की या गुजराल की, या जिसपे वही पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी हमेशा चली थी, जी, मैं समझता हूं वो पॉलिसी बिल्कुल टोटल रिवर्स हो गई है। अब इसके अंजाम क्या होंगे? फॉरेन पॉलिसी में जबरदस्त तब्दीली आई है। अमेरिका हिंदुस्तान पे मुसल्लत है, इसराइल हमारा सबसे बड़ा असलहत देने वाला मुल्क बन गया है। जी जी, अब हमारे रवाबित जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, वेस्ट एशिया की कंट्री हैं, उनसे हमारे कितने रवाबित रह जाएंगे, हमें इसका इल्म नहीं है। जी, हमारे साथ फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो गए हैं बीजेपी लीडर मनोज मिश्रा साहब। मनोज मिश्रा साहब, आपका खैर मकदम है। मनोज मिश्रा साहब, 6 महीनों में कई मौजूआत पर बातचीत हुई कि 6 महीनों में सरकार ने क्या हासिल किया, कितनी कामयाब रही। स्कीमें बहुत सारी लॉन्च की गई, लेकिन कोई भी स्कीम जमीनी सतह पर पूरी होती, कामयाब होती नजर नहीं आ रही है। चाहे जनधन स्कीम की बात करें या फॉरेन पॉलिसी के लेवल पर बात करें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, तो कहीं पर कुछ कॉन्क्रीट नजर नहीं आ रहा है। देखिए, आपने कहा ना कि 6 महीने में, तो सबसे पहले जो मोदी सरकार ने हासिल किया वो 6 महीने में विश्वास हासिल किया। मैकेंजी के जो बॉस हैं, उनका आज आप इकोनॉमिक टाइम्स में इंटरव्यू पढ़िए, उसमें उन्होंने कहा कि मोदी ने भारत को चुंबक बना दिया। और आज से 2 साल पहले और 5 साल के कार्यकाल में उनका इंटरव्यू छपा इकोनॉमिक टाइम्स में आज ही, जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में मैकेंजी ने किसी को यह नहीं कहा कि भारत जाओ, लेकिन अब भारत को चुंबक श्रीमान नरेंद्र मोदी ने बना दिया है निवेश के मामले में।
ये आज की रिपोर्ट है, और जो मैकेंजी के बॉस है उनका इंटरव्यू है। एक चीज, दूसरी चीज जो आप कह रहे हैं, तो जो इंक्लूसिव ग्रोथ होती है उसकी दिशा में उन्होंने काम किया है। जनधन योजना जो है उसमें गरीब वर्ग को बैंक तक ले गए और लगभग 300 करोड़ रुपया बैंकों को पास पहुंचा, और जिस योजना को जी, लेकिन सबसे बड़ी जो उम्मीद थी, जो सबसे बड़ा वादा था मनोज मिश्रा साहब, काला धन वापस लाने का मामला, वो तो पूरा होता नजर है। 100 दिन कब के गुजर गए, 6 महीने में भी कुछ पता नहीं चला काला धन है कितना, कब आएगा, एक पाई भी नहीं आ पाया है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि काला धन पर हमारी गंभीरता देखिए। हमारी सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो पहला निर्णय लिया वो SIT के गठन का लिया, जिसको हमारे कांग्रेस के मित्र 2011 में जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, तब से लेकर चुनाव के 8 मई तक टालने की कोशिश करी, कोर्ट में उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करी। भारतीय जनता पार्टी के श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने सबसे पहला काम SIT के गठन का किया, और जो लिस्टें उपलब्ध थी वो लिस्टें जारी करी। अब उसमें क्या हुआ, जीरो बैलेंस निकला, तो वो कांग्रेस शासन की करामात थी कि उन्होंने इतना समय दे दिया कि लोगों ने पैसा साइफन कर दिया। ये बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी काले धन पर ईमानदार है और ईमानदारी से काम कर रही है। जी, यानी उम्मीद की जाए कि काला धन वापस आएगा, कहीं सिलेक्टिव तरीके से तो नाम नहीं आएगा। फिर हम अपना पहला निर्णय क्यों लेते, हमारी कैबिनेट, हमारे प्रधानमंत्री जी ये पहला निर्णय क्यों लेते SIT का? जितना कांग्रेस ने टाला, उसी को बहाना करके और भी टाल सकते थे। जी जी जी, वक्त की कमी है इसलिए गुफ्तगू आगे नहीं बढ़ा। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज मिश्रा साहब फोन लाइन के जरिए हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। प्रोफेसर मुनीर आलम साहब, क्या लगता है आपको, फॉरेन पॉलिसी की बात हो रही थी कि फॉरेन पॉलिसी के में कहीं ना कहीं से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी शामिल है, कितनी उम्मीद की जाए कि कितना जल्द इन्वेस्टमेंट होगा, और वो जो इन्वेस्टमेंट होगा वाकई जितना वादा किया, क्योंकि अमेरिका गए वहां से कोई वादा नहीं हुआ कि कितना इन्वेस्टमेंट होगा, चीन ने जो वादा किया वो भी बहुत पूरा होता नजर नहीं आता, जापान ने जो 35 बिलियन डॉलर का वादा किया वो भी कहीं ना कहीं से पूरा होता नजर नहीं आया, और जापान ने कई तरीके से अपनी माजरत भी बल्कि कर ली है। कैसे देखते हैं आप इस मामले को? नहीं, मैं इस सिलसिले में ये कहूंगा, मैं एक छोटी सी बात, अभी अदीब साहब ने एक बात कही थी, बात तो उन्होंने बहुत सही कही, और उन्होंने ये कहा कि साहब आइडियोलॉजिकली हम लोग आज से कुछ साल पहले जिस तरफ थे अब उससे हम हट रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि हम लोग जो हैं अब बहरहाल एक मार्केट इकोनॉमी के हिस्सेदार बन गए। जी। और ये मार्केट जो है एक ऐसी चीज होती है जो कि सब पे हावी होती है, चुनांचे जो हमारी पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है वो भी मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी हो गई है। हम लोग हर चीज, ना हमारे लिए अब कोई इसराइल कोई चीज रह गया, ना कोई फिलिस्तीन रह गया है, ना कोई वेस्ट एशिया रह गया है। अब यह है कि हमें यह दिखता है कि किसी भी तरह से हर पॉलिटिकल पार्टी इस चक्कर में रहती है कि साहब जीडीपी का ग्रोथ रेट जो है डबल डिजिट ग्रोथ रेट जो है किसी तरह से हो जाए, और ये हमारे लिए दुनिया का सबसे बड़ा इनाम होगा। चुनांचे ये गवर्नमेंट जो है इसकी भी पूरी कोशिश ये है कि हम जीडीपी को किस तरह से आगे बढ़ाएं। पर मार्केट ओरिएंटेड लोग जो हैं और वो इकोनॉमी जो कि मार्केट को सपोर्ट करते हैं, वो उनका ये कहना है कि भाई बाहर से पैसा लाओ, इन्वेस्टमेंट आएगा और उससे जो है ग्रोथ रेट भी होगा, और उससे एम्प्लॉयमेंट, जैसा मैंने पहले कहा कि एम्प्लॉयमेंट क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने जॉबलेस ग्रोथ की बात कर ली थी। जी। अब रही बात ये कि कितना सक्सेस होगा और जापान कितना, देखिए हर कंट्री जो है वो अपने फायदे की बात देखता है। जापान के अंदर अभी पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो इस तरह की है कि वहां के हालात बेहतर नहीं है। चाइना के साथ आप ये देख रहे हैं कि कुछ न कुछ अलग अलग ममालिक का अपना अलग अलग रुख, अपना परसेप्शन होगा। और इस बीच हमारे साथ अलीगढ़ से फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो गए हैं मुहिबुल हक से डॉक्टर मुहिबुल हक साहब, आलमी उमूर के माहिर। डॉक्टर मुहिबुल हक साहब, फॉरेन पॉलिसी के लेवल पे बीजेपी हुकूमत के 6 महीनों को आप कैसे देखते हैं, और उसके अलावा खास तौर से जो पूरी सब लोगों की नजर रहती है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर रहती है। बहुत गर्मजोशी के साथ नवाज शरीफ साहब आए, लेकिन उन 6 महीनों में कहीं ना कहीं से वो गर्मजोशी बिल्कुल खत्म हो गई और सर्द पड़ गई। देखिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के इश्यूज से मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि ये जो इस तरह के एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं कि पॉलिटिकल मीटिंग्स होंगी, गर्मजोशी का हिसाब लीडर्स ने किया, लेकिन जो कोर इश्यूज है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जब तक उनको एड्रेस नहीं किया जाएगा मसले का हल नहीं निकल सकता। पॉलिटिकल कमेंटेटर्स मुलाकातों में कमेंट्री करते रहे, लेकिन 1948 से लेकर के 2014 तक हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के बीच में जो बड़े मसाले हैं, बतौर खास कश्मीर, उस इशू पर अगर दोनों मुल्क के दरमियान कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती है तो मैं नहीं समझता कि किसी भी टॉक का कोई खातिर ख्वाह नतीजा निकलेगा। जी जी
जी, तो क्या उम्मीद की जाए आइंदा दिनों में? चूंकि काठमांडू में जब एक दूसरे के सामने हुए नरेंद्र मोदी साहब और नवाज शरीफ साहब, तो एक दूसरे से नजरें तक नहीं मिलाई, हाथ मिलाना तो दूर। ऐसे में क्या उम्मीद की जाए मुस्तकबिल में? देखिए, इससे आप यही पढ़ सकते हैं कि जो रिश्ते बदस्तूर खराब हो रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के जो इंटरनल हालात और हिंदुस्तान के जो इंटरनल कंपल्जन है, किसी भी गवर्नमेंट के इंटरनल कंपल्जन होते हैं, दोनों के इंटरनल कंपल्जन इस तरह इशारा करते हैं कि दोनों के बीच में जो एक बोल ऑफ कंटेंशन होता है या जो सिचुएशन बनी रहती है दुश्मनी की, वो इंटरनली जो सेंटर में पार्टी होती है, चाहे वो इस्लामाबाद में हो चाहे दिल्ली में हो, उसका फायदा उनको होता है। तो उसके अलावा जो दूसरे एविडेंस होते हैं, बतौर खास आर्मी एक अहम इंस्टीट्यूशन है, इंटेलिजेंस एजेंसी होती हैं, उनकी अपनी कारकर्दगी होती है। तो जब रिश्ते में बहुत गर्मजोशी का इजहार होगा और दोनों के बीच में बहुत अच्छी रिश्ते होंगे, तो ये एजेंसीज अपनी अहमियत जता नहीं पाएंगी किसी भी मुल्क में। तो नतीजे में तो बहुत सारी इंटरनल फोर्सेज भी काम कर रही होती हैं, फिर एक्सटर्नल फोर्सेज होती हैं जो साउथ एशिया में, ये बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे हैं। तो दो मुल्कों के बेहतर रिश्तों के दरमियान और अपने अपने इंटरनल कंपल्शंस भी होते हैं। चूंकि वक्त की तंगी, हम गुफ्तगू को ज्यादा आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। डॉक्टर महबूबुल्लाह साहब, फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्तसरन अदीब साहब, आपसे हम कंक्लूडिंग नोट जानना चाहेंगे। 6 महीने की सरकार को, मोदी सरकार को आप कितना नंबर देंगे? देखिए, मैं नंबर देने से पहले एक बात आपसे अर्ज कर दूं, क्योंकि अभी बहुत गुफ्तगू में बात आई जी कि इन्वेस्टमेंट आएगा। साहब, दुनिया के पास कोई पैसा फाजिल नहीं रखा, आपको खैरात नहीं देता वो इन्वेस्टमेंट करता है। रिटर्न क्या मिलेगा? हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो गया, हमारी इंडस्ट्रियल थिंकिंग ठीक हो गई, रिश्वतखोरी ठीक हो गई, सड़कें बन गई, बिजली आ रही है, लाइट आ रही है। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई आप पे पैसे लगाने वाला नहीं है जी। आपको पहले अपने घर को सुधारना होगा, तब ये चीज वापिस आएगी। जी। जहां तक आपने कहा कि कितने नंबर दे दिए जाए, भाई मैं तो बायस होकर नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं समझता हूं इनका पास होना भी मुश्किल है। जी, यानी आपके मुताबिक इनका पास होना मुश्किल है। और इन्वेस्टमेंट ये कटोरा लेके पूरे दुनिया में घूमावे, दुनिया के पास पैसा है, लेकिन वो कौन लगाएगा? यहाँ एक इंडस्ट्री लगाइए तो कम से कम 150 एजेंसीज को रिश्वत खिलाइए। जी जी। अगर आपको कोई प्रोडक्शन करना है तो बिजली है नहीं जी, लॉ एंड ऑर्डर, यानी पहले घर को दुरुस्त करना होगा, तब इन्वेस्टमेंट आएगा, कहीं से इन्वेस्टमेंट खुद ब खुद आएगा। ये कटोरा लेके आके हमको आपको बेवकूफ बनाने के काम चल रहे हैं, ये चलते रहेंगे। जी जी, यानी आप मोदी सरकार को नाकाम मानते हैं कि वो 6 महीनों में वो खातिर खाह कामयाबी हासिल नहीं कर पाए, क्योंकि वक्त की तंगी है, गुफ्तगू को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। हालांकि मोदी साहब ने यह कहा, जो बात मोहम्मद अदीब साहब बोल रहे थे, कि कहीं ना कहीं से जो इन्वेस्टमेंट होगा और जो इंडस्ट्री लगाने की बात होगी उसको हैसल फ्री किया जाएगा। अब देखते हैं उसमें मोदी साहब कितना कामयाब होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अदीब साहब और प्रोफेसर मुनीर आलम साहब स्टूडियो में तशरीफ लाने के लिए और हालात हादरा में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, हालात हादरा में अभी बस इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, लॉग ऑन करें www.samaylive.com। फिलहाल खालिद रजा को दीजिए इजाजत, मगर आप देखते रहिए आलमी समय।